Hello friends, Jai Jinendra. Welcome to our show. Today we have Dr. Hitesh Garg with us. He specializes in orthopedic scoliosis surgery and spine surgery. So let's welcome him. Sir, very welcome to our show. नमस्कार. सर आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं अपने ऑडियंस को आपके बारे में देना चाहूँगी. Dr. Hitesh Garg is an AIMS graduate who did his post graduation from famous KIM Hospital in Mumbai. He has worked at many reputed international institutes like Yale University, USA, Shriners Hospitals for Children, USA, etc. and currently head the Orthospine Surgery Unit at Artemis Hospital, Gurgaon. Dr. Garg specializes in orthopedic scoliosis surgery and has done more than 5,000 surgeries to his credit. We must tell our audience that despite being offered a faculty position in USA, like a true patriot, he chose to serve his nation, and we all humbly acknowledge your dedication towards the country and its people. स्टार्टिंग में यहीं से करूँगी. पेन आजकल की हम बात करें, माहौल ऐसा हो गया है कि पेन नॉर्मल हो गया है. इनफैक्ट कोविड के टाइम में तो वर्क फ्रॉम होम के वजह से इतनी सारे पेन्स की शिकायत आ रही है कि समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए लोग इग्नोर भी कर रहे हैं कि लाइक मैं बहुत देर तक चेयर पे बैठ के काम कर रहा हूँ, एक पोजीशन पे बैठ के काम कर रहा हूँ, इस वजह से पेन स्टार्ट आउट हो रहा है. इट इज़ नॉर्मल या कुछ इसके पीछे कारण होता है? ये समझने के लिए आमतौर पे लोग समझते हैं कि एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, कमर दर्द होना, गर्दन का दर्द होना, शायद हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है, इसलिए ये प्रॉब्लम आजकल ज़्यादा हो रही है. वो सही भी हैं और गलत भी हैं. इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि जो कमर दर्द और गर्दन का दर्द है, ये 80% लोगों को अपने जीवन में होता ही होता है. 80% ऑफ द पीपल सफर फ्रॉम दिस प्रॉब्लम ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम. सो इट इज समथिंग वेरी कॉमन. लेकिन हमारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, ज़्यादा बैठने की वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा उभर के सामने आ रही हैं. इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा पहले हमारे स्पाइन की बनतर को, रीढ़ की हड्डी के बनतर को बताना चाहूँगा. जो हमारी स्पाइन होती है, ये ऐसे छोटे छोटे मनकों की बनी होती है, जो वर्टेब्रा जिनको बोलते हैं, उनके बीच में डिस्क होती है. तो ये एक स्पाइनल कॉलम होता है, जैसे एक बिल्डिंग का कॉलम होता है, हमारी बॉडी का ये कॉलम है, और ये फ्लेक्सिबल कॉलम होता है. इसकी साइड में मसल्स या मांसपेशियां इसको सपोर्ट करती हैं. अगर हम उन मांसपेशियों को हटा दें तो ये कॉलम सीधा खड़ा नहीं हो सकता, ये क्रम्बल हो जाएगा, गिर जाएगा. तो मांसपेशियां बड़ी ज़रूरी होती हैं इसको सपोर्ट करने के लिए. तो अगर किसी इंसान में किसी भी कारण इस कॉलम में वीकनेस आती है, जिसमें हड्डी कमज़ोर हो सकती है, डिस्क कमज़ोर हो सकती है, तो हमारी मांसपेशियों को उतना ही मजबूत होना पड़ेगा इसको सीधा खड़ा रखने के लिए. हमारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल से होता क्या है कि ये मांसपेशियां कमज़ोर पड़ जाती हैं. अगर हम रेगुलर व्यायाम या एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो ये मांसपेशियां टाइम के साथ कमज़ोर पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे कॉलम पे लोड ज़्यादा आने की वजह से हमें दर्द महसूस होता है. अब जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ने के साथ जैसे हमारी सारी बॉडी डिजेनरेट करती है, वैसे ही हमारी जो स्पाइनल कॉलम है उसमें भी डिजेनरेशन होती है, जिसमें जो डिस्क होती है, डिस्क के अंदर एक जेली होती है, जेली में पानी की मात्रा कम होती जाती है उम्र के साथ, जिसके कारण स्पाइनल कॉलम थोड़ा कमज़ोर हो जाता है. उसके साथ साथ हमारी मांसपेशियों का मजबूत होना ज़रूरी होता है. लेकिन सेडेंटरी लाइफस्टाइल से मांसपेशियां अगर कमज़ोर होती हैं तो उस कॉलम की वीकनेस की वजह से हमें कमर दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है. अगर हम कमर दर्द हो रहा है, जैसे आपने बताया कि कुछ इश्यूज होते हैं, लेकिन अगर पेन प्रॉपर पेन है या ये नॉर्मल पेन है, तो ऐसा कौन सा साइन एंड सिम्टम्स होता है जो वन शुड नो कि ये स्टार्ट आउट हो गया है, हमें इसे आगे बढ़ना चाहिए और हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, हमें एक नॉर्मल पेन की तरह नहीं इसे इग्नोर कर देना चाहिए? तो वो कौन से साइन एंड सिम्टम्स होते हैं? हम इसमें हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, इसके अंदर नसें होती हैं. जैसे जैसे हम जब बैठते हैं, अगर किसी को आधे घंटा बैठने से पहले ही दर्द शुरू हो जाता है, या आधा घंटा खड़े होने से पहले ही दर्द शुरू हो जाता है, या जो कोई इंसान चलने से उसको लगता है कि मेरे से 15-20 मिनट से ज़्यादा चला नहीं जा रहा, मेरे को बैठना पड़ रहा है, कमर में दर्द शुरू हो गया, या टांगों में सुनपन या झंझनाहट होना, या हाथों में सुनपन या झंझनाहट होना, ये साइन है कि अब इस रीढ़ की हड्डी में कुछ ज़्यादा कमज़ोरी है और हमें डॉक्टर को जल्द से जल्द कंसल्ट करना चाहिए. देखो, जो रीढ़ की हड्डी है, इसको कई तरह की बीमारियां अफेक्ट कर सकती हैं. एक तो नॉर्मल, जैसे मैंने बताया कि एज के साथ एज रिलेटेड डिसऑर्डर हैं, जिसकी वजह से ये रीढ़ की हड्डी धीरे धीरे डिजेनरेट करती है, जिसकी वजह से दर्द होता है. लेकिन इसके साथ साथ इसमें इन्फेक्शन हो सकती है, जिसकी वजह से ये कॉलम डिस्ट्रॉय हो सकता है. कोई ट्यूमर या कैंसर हो सकता है इसके अंदर,
या कोई ब्रेक फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, या ऑस्टियोप्रोसिस हड्डी कमजोर होने की वजह से इसके अंदर फ्रैक्चर हो सकते हैं, जिसकी वजह से भी दर्द रह सकता है। Okay. अब हमें कैसे पता चले कि ये दर्द इसकी वजह से है या नॉर्मल एज रिलेटेड प्रॉब्लम है? उसके कारण उसके कुछ साइन ये होते हैं कि अगर हमें लेटे लेटे रात को उठना पड़ रहा है, दर्द हो गया, रात को नींद खुल गई, तो इसका मतलब ये दर्द कोई ना कोई इन्फेक्शन या ट्यूमर की वजह से है और हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। या दर्द के साथ साथ हमें बुखार आ रहा है, भूख प्रॉपरली नहीं लग रही, हमारा वजन कम हो रहा है, तो ये कुछ साइन है कि ये सीरियस प्रॉब्लम है। तो इसके लिए तो हमें डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाना चाहिए। लेकिन अगर किसी को नॉर्मल भी कमर में दर्द रह रहा है जो कॉन्टिन्यूसली उसकी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बैठे बैठे मुझे लग रहा है कि मेरा ध्यान बात से हटकर अपने कमर दर्द की तरफ अगर चला जाता है, दैट मीन्स वो एक सिग्निफिकेंट कमर दर्द है, और उसके लिए भी हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ताकि डॉक्टर्स हमें हमारी स्पाइन को स्टडी करके बता सकें कि अगर हमारे पास अगर हड्डी में कमजोरी है तो उसके लिए दवाइयाँ देंगे हड्डी मजबूत करने के लिए। अगर हमें उनको लगता है कि मांसपेशियों को मजबूत करने से ये दर्द ठीक हो सकता है, तो एटलीस्ट हमें वो सलाह देंगे कि कौन कौन सी एक्सरसाइज, कौन कौन से व्यायाम हमें करने चाहिए, क्या क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हमें करना चाहिए, जिसकी वजह से हम अपने कमर दर्द के साथ उसका निवारण कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने बोला कि पॉइंट ये होता है कि कई बार एज फैक्टर की वजह से भी होता है, लेकिन आज के टाइम पे हम एज फैक्टर को इग्नोर करते हैं, क्योंकि हर छोटे छोटे बच्चों को लाइक स्कूल अभी फ़ोन पे चल रहा है, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, एंड बच्चे पूरा दिन लैपटॉप पे बैठे रह रहे हैं क्योंकि कुछ ऑप्शन नहीं है उनके पास। तो उस सिचुएशन में एक छोटे से बच्चे का भी जो है वो पेन स्टार्ट आउट हो सकता है। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है? एज फैक्टर तो मैटर ही नहीं कर रहा है अब, तो हम उसे कैसे जाने कि नहीं ये जेन्युइन पेन है, हमें लेके जाना चाहिए, या जिसकी पेन हो रहा है थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं एंड वो रिलैक्स करने पे वो ठीक हो जाता है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। अगर हम अपने पुराने लाइफस्टाइल को देखें, आज से हम 40-50 साल पीछे चले जाएं, तो उस टाइम ना तो लैपटॉप्स थे, ना कंप्यूटर्स थे, कार्स नहीं थी, स्कूटर नहीं थे, तो लोग पैदल स्कूल भी पैदल जाते थे, साइकिल पे जाते थे, लोग काम साइकिल पे जाते थे। उससे साइकिलिंग इज बैक नाउ। साइकिलिंग इज बैक। तो साइकिलिंग से क्या होता था, जब पैदल चलने से क्या होता, हमारी मांसपेशियां मजबूत रहती थी। अब क्या हम सारा मोस्ट ऑफ द टाइम जो बच्चे हैं वो स्कूल में बैठे रहते हैं या घर पे बैठे रहते हैं, और खेलना उनका कम हो गया है कंपैरेटिवली, क्योंकि स्टडीज का प्रेशर भी ज़्यादा है। सिमिलरली जो हमारी एज ग्रुप में लोग हैं, वो घर से हम निकलते हैं, या स्कूटर पे या बाइक पे या कार पे बैठ के ऑफिस पहुंच जाते हैं और ऑफिस में बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से मांसपेशियां मजबूत हो जाती है। तो मेन कारण तो ये है कि जिसकी वजह से कमर दर्द हो रहा है। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है सीरियस पेन से। तो उसका जैसे मैंने बताया कि अगर कोई इंसान सारा दिन बैठा, अब 4 घंटे 5 घंटे बैठा, उसके बाद उसको कमर में दर्द होता है और जब चलने लग गया तो ठीक हो गया, तो दैट मीन्स दैट इज ए नॉर्मल बैक पेन, जिसके लिए उसको एक एक्सरसाइज करने की जरूरत है। बच्चों को भी, इवन बच्चों में, बच्चों को, क्योंकि बच्चों में मांसपेशियां मजबूत होना बड़ा जरूरी है। अगर वो बाहर, जैसे अब कोरोना वायरस के टाइम में बाहर नहीं निकलते हैं, बाहर निकलने से हमें धूप नहीं मिलती, उससे भी विटामिन डी कम होने से हमारी हड्डी कमजोर हो जाती है, जिससे हम कहते हैं कॉलम वीक हो गया, उससे भी पेन होता है। तो बच्चों में भी ये नॉर्मल मांसपेशियां कमजोर होके पेन रह सकता है। तो ये तो नॉर्मल पेन हो गया, जिसके लिए उनको हम बोलते हैं बच्चों को कि अब तो जैसे कोरोना के टाइम में अब अलाउ कर दिया कि बाहर खेलें, तो शाम को उनको एटलीस्ट, अगर बच्चों के साथ नहीं तो खुद वॉक करना, साइकिलिंग करना, ये सब करना चाहिए, और उससे अगर उनका पेन ठीक रहता है तो दैट इज अ नॉर्मल पेन। लेकिन अगर किसी को, जैसे मैंने बताया, वो बच्चा पढ़ाई कर रहा है और उससे पढ़ाई नहीं हो रही है, वो आधे घंटे में उसको दर्द होना शुरू हो गया, या बच्चे को रात को जब लेटता है उसको लगता है मेरे को दर्द की वजह से नींद नहीं आ रही है, तो ये कुछ साइंस होते हैं जिसके हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि बच्चों में भी अगर कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो रीढ़ की हड्डी बचपन में शुरू हो जाती हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलती, क्योंकि हम खेलते हैं, बच्चे वैसे भी अपना इंटरेस्ट उनका ध्यान खेलने में ज्यादा रहता है, और उनकी मांसपेशियां इतनी मजबूत होती हैं तो पता नहीं चलता। एक ऐसी बीमारी होती है लाइसिस, जो हमारा सबसे नीचे वाला मनका होता है, L5 बोलते हैं, उसके अंदर ब्रेक हो जाता है। कई बार बच्चों में खेलते खेलते ब्रेक हो जाता है और उसका पता नहीं चलता, उसका कई बार पता बहुत एडल्ट एज में चलता है। लेकिन जिन बच्चों की मांसपेशियां कमजोर होती हैं, अब लंबा टाइम बैठे रहते हैं, कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, उसकी वजह से उसका दर्द उनको महसूस होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वही बता पाएंगे कि ये L5 लाइसिस के कारण है उनको दर्द हो रहा है। अब इसका पता सिर्फ इस तरह से ही चल सकता है कि अगर बच्चा लगातार परेशान है, बच्चे को अगर पूरा दिन बैठने के बाद शाम को थोड़ी अकड़न हुई, वो खेलने लग गया, ठीक हो गया, तो वो एक नॉर्मल पेन है। लेकिन अगर कोई बच्चा आधा घंटा बैठा और उसको कमर में दर्द शुरू हो जाता है,
तो दैट मीन्स दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट पेन, और उसके लिए डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। या दूसरा न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, वो किसी को भी अगर पैरों में या हाथों में झंझनाहट या सुनपन आता है या उनको लगता है कमजोरी आ रही है, तो उस केस में हमें अर्जेंट डॉक्टर के पास जाना जरूरी होता है। तो वो कैसे पता लगेगा कि इतनी प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? अगर बच्चा कोई बैठा हुआ है या कोई एडल्ट भी बैठा हुआ है, बैठे बैठे उसको लगता है कि 1 घंटे बाद मेरी दोनों टांगे सो गई, तो नॉर्मली आजकल नॉर्मल देखा जाए लोगों के अंदर होता है, बैठे मेरे पैर सुन्न पड़ गए हैं, पता नहीं क्यों, थोड़ा सा वॉक कर लेते, तो इज इट नॉर्मल या थोड़ा सा मेजर हो जाता है? आपकी बात बिल्कुल सही है। ये जो सिम्टम है ये नॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम एबनॉर्मल भी हो सकता है। इसलिए वो डॉक्टर का क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे पता चलेगा। कई लोगों की नर्व्स वैसे टाइट होती हैं तो थोड़ी देर बैठने के बाद पैर सुन्न हो जाते हैं, या किसी को विटामिन B12 की कमी है उसकी वजह से सुन्न हो जाते हैं। लेकिन पैरों का सुन्न होना को हम ये सीरियस सिम्टम है, इसको हम ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कि बहुत कम लोग होते हैं जिनमें शियाटिक नर्व होती है हमारे पाँव में, जिसको हम शियाटिक नर्व बोलते हैं, वो टाइट होती है। तो अगर हम आलती पालती मार के बैठते हैं तो कई बार पैर सुन्न हो जाते हैं, उसकी वजह से शियाटिक नर्व स्ट्रेच हो जाती है। तो उसका एक तो सिंपल इलाज है कि आप आलती पालती मार के ज्यादा देर तक ना बैठें, ज्यादा देर कुर्सी पे, आप कुर्सी में भी थोड़ी देर बाद उठ जाएं। लेकिन हम ऐसे नहीं मान सकते कि सिर्फ वही कारण है। वो तो कुछ लोगों में लाइफस्टाइल में नहीं इंक्लूड कर सकते हैं कि ये थोड़ा है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये साइन एंड सिम्टम्स है। ये एक हमें बॉडी ने एक संकेत दे दिया कि हमारे शरीर में कुछ सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो जिसकी वजह से यस बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि हम इग्नोर, इनफैक्ट हर कोई ये चीज सुन रहा होगा एंड ये सोचता हूँ हमारे साथ होता है, लेकिन हमें कंसल्ट एक बार जरूर करना चाहिए। बिल्कुल। हम जब सर्जरीज की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि, और बहुत सोचना पड़ता है जो करवाने जाता है, कोई भी सर्जरी होती है। और हम बात करते हैं कि हम जो नी की सर्जरी की, फिलहाल पहले सबसे पहले नी की सर्जरी की बात करते हैं, क्योंकि आजकल एज होता ही है और लोग कहते हैं मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, मुझे ना सर्जरी करवानी है, इसको हटाना, अपना पेन हटाना, जो भी है डॉक्टर से कंसल्ट, ऑर्थोपेडिक के पास जाना है और उनसे बात करनी है। इज इट गुड? सबसे पहला क्वेश्चन, इज इट गुड? देखो, जो नी रिप्लेसमेंट है ये 20th सेंचुरी की सबसे सक्सेसफुल सर्जरी मानी गई है। ऑफ ऑल द मेडिकल सर्जरीज नहीं है, शायद नहीं हटता है। देखो, ये नी रिप्लेसमेंट सर्जरी क्या है, पहले हमारा जो एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी इंडिया में, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 55 से 60 साल थी। अब एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75 ईयर्स, 75 साल से ऊपर हो गई है। तो जो 60 से 75 साल, 60 साल में हमारे काफी लोगों के घुटने खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से पहले ही अगर मैं कहूँ तो हाँ, क्योंकि अब लाइफस्टाइल देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, साइकिलिंग से हमारे जो क्वाड्रिसेप्स मसल, जो घुटने के अराउंड मसल होते हैं, साइकिलिंग से बहुत स्ट्रांग होते हैं। अब हम साइकिलिंग आजकल नहीं करते तो मसल वीक होने की वजह से घुटने जल्दी खराब डेफिनेटली होने लग गए हैं। तो अब जब घुटने खराब हो गए तो उसमें दर्द होता है। नी रिप्लेसमेंट जो है वो किया ही इसलिए जाता है ताकि घुटनों का दर्द ठीक हो जाए। तो अब नी रिप्लेसमेंट एक इलेक्टिव सर्जरी है, जो पेशेंट की चॉइस है। पेशेंट को एक चॉइस है कि मैं घुटनों की वजह से मेरे से चला नहीं जा रहा, उसकी हम ये बोलते हैं कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ। आजकल हमारा जो मेडिकल फील्ड का स्ट्रेस है कि पेशेंट की लॉन्जेविटी से ज़्यादा उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर हमने स्ट्रेस देना है कि जितने साल उसके हैं वो एक हंसी खुशी उसको जीने चाहिए। अगर उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्टेड है, जैसे कोई मंदिर जाना चाह रहा है, वो कह रहा है मैं घर से 100 मीटर मंदिर है, मेरे घुटनों में दर्द होता है, मैं नहीं जा पाता, तो एक सिग्निफिकेंट उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट होगी। या कोई नेबरहुड में अपने आस पड़ोस में जाना चाह रहा है, वो नहीं जा पा रहा क्योंकि घुटनों में दर्द है, तो एक उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सिग्निफिकेंटली अफेक्ट होगी। तो उस केस में नी रिप्लेसमेंट किया जाता है। नी रिप्लेसमेंट करने का पर्पज ही ये है कि उसका घुटनों का दर्द चला जाए। अब घुटनों का दर्द, जैसे आपने बोला कि नहीं जाता है, ये एक भ्रम है। 98% केसेस में घुटनों का दर्द चला जाता है। लेकिन सुना है लोगों से, मैं बाद में क्वेश्चन करूंगी। आपकी बात बिल्कुल सही है। हम ये मान लेते हैं कि चलो हम 98 नहीं, हम कहते हैं 90% लोगों में घुटनों का दर्द चला जाता है, 10% में घुटनों का दर्द पूरी तरह से शायद नहीं जाता। उसका कारण क्या होता है कि सिर्फ घुटनों से दर्द नहीं हो रहा, उनकी मांसपेशियां इतनी कमजोर हो चुकी हैं। कई बार क्या होता है, हम घुटनों में दर्द हुआ, घुटने काफी खराब हो गए, हम अपना लाइफस्टाइल बिल्कुल सेडेंटरी कर देते हैं, हम घर पे बैठे रहते हैं, तो उसकी वजह से हमारी मांसपेशियां बहुत कमजोर पड़ गई। हमने, डॉक्टर ने हमें बोला कि आपको घुटना रिप्लेस करा लेना चाहिए, आपका घुटना बहुत ज्यादा खराब है, और हम डर के मारे उसको बहुत ज्यादा डिले कर दिया। हमने उसको 5 साल 10 साल डिले कर दिया। उस 5 साल 10 साल में नहीं चलने की वजह से हमारी मांसपेशियां कमजोर होगी और हमारी हड्डी भी कमजोर होगी। जब हमने उसका घुटना बदल दिया, उसको चलाना तो फिर भी मांसपेशियों नहीं है, जो फोर्स है उसको घुटनों को चलाने के लिए मांसपेशियों ने देनी है।
अगर हमारी मांसपेशियां कमजोर रहेंगी तो नी रिप्लेसमेंट के बाद भी कुछ देर तक दर्द रहता है। लेकिन जिनकी विल पावर स्ट्रांग होती है या नी रिप्लेसमेंट के बाद एक्सरसाइज अच्छे से करते हैं, फिजियोथेरेपी अच्छे से करते हैं, उनमें ये दर्द बहुत जल्दी चला जाता है। तो ये मांसपेशियों की मजबूती के ऊपर है। किसी की मांसपेशियां मजबूत हैं तो उनका दर्द बहुत जल्दी चला जाता है नी रिप्लेसमेंट के बाद। अब जो इंसान 5 साल से नहीं चला है, उसका हमने नी रिप्लेसमेंट कर दिया, उसके बाद धीरे धीरे मांसपेशियां मजबूत होती हैं। जैसे जैसे मांसपेशियां मजबूत होती रहती हैं, हड्डी मजबूत होती रहती है, उसका दर्द जाता रहता है। अब 1 से 2% केसेस ऐसे होते हैं जिनमें जैसे विल पावर हमारी इतनी स्ट्रांग नहीं है, या कई बार क्या होता है हमें घर में रहने की वजह से हम बाहर नहीं जा पा रहे, हमारे डिप्रेशन, हमारा मन भी उदास रहता है, जब उनमें विल पावर इतनी नहीं है, उसकी वजह से मांसपेशियों को मजबूत नहीं कर पाते। सिर्फ वो केस होते हैं जिनमें दर्द नहीं जाता है। या ऑफ कोर्स अगर सर्जिकली कोई प्रॉब्लम, जैसे इन्फेक्शन एक वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स है, वैसे आजकल बहुत कम होता है इन्फेक्शन, क्योंकि हमारे ऑपरेशन थिएटर इतने अच्छे हो गए हैं। इन्फेक्शन और कोई भी और अलाइनमेंट, घुटने की अलाइनमेंट सही ना हो तो उसमें दर्द रह सकता है, लेकिन आजकल जैसे कंप्यूटर नेविगेशन और इन सब चीज़ों से जो अलाइनमेंट है घुटने की वो परफेक्ट, ऑलमोस्ट परफेक्ट हो जाती है। तो बहुत कम केसेस होते हैं जिसमें सर्जिकली कोई प्रॉब्लम हो। तो अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस आर वेरी हैप्पी विद द नी रिप्लेसमेंट, एंड दैट इज वाई जो 20th सेंचुरी की इसको बेस्ट सर्जरी माना जाता है ऑफ ऑल द सर्जरीज इन द मेडिकल साइंस। बिल्कुल, आई एग्री। द थिंग इज कि जब करवाते हैं सब ठीक रहता है, रिप्लेसमेंट के बाद लाइक खुश होते हैं कि मेरे पैर में कोई प्रॉब्लम नहीं, घुटने में कोई इशू नहीं हो रहा, चल रहा है। बट स्लोली जैसे जैसे टाइम पासेस होते हैं उस वक्त स्टार्ट आउट अगेन, लाइक पेन हल्का 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 शुरू करते हैं, दोबारा डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है। सो कई बार दोबारा ऑपरेशन करना पड़ता है। तो व्हाट वाज दैट लाइक? आपकी बात बिल्कुल सही है, कुछ केसेस में दोबारा ऑपरेशन करना पड़ता है। उसका कारण होता है कि कई कारण होते हैं, मतलब उसका मतलब कि हमें ऑपरेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है अगर दोबारा ऑपरेशन करना पड़ रहा है। तो हर ऑपरेशन का एक फेलियर रेट होता है, वो एक्सेप्शनल केस हो गया। वो हर हम पूरे शरीर में कोई भी ऑपरेशन करते हैं उसका एक फेलियर रेट होता है। इसको मैं आमतौर पे एक सिंपल भाषा में अगर हम समझाएं तो मैं ये कहता हूँ कि जो हमारा शरीर है वो एक भगवान ने बनाया हुआ है। अगर हम किसी कार की रिपेयर करते हैं, स्कूटर की रिपेयर करते हैं, वो इंसान ने बनाई हुई है। और सारे के सारे जो, अगर हम किसी एक कोई सेंट्रो कार ले लें या कोई भी कार ले लें, सारी की सारी कार सेम होती हैं, तो हमें पता है इसका ये पुर्जा ऐसे बदलेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन जो इंसान का शरीर है, हर इंसान का शरीर अलग होता है। फिर भी हमने जो मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है, उतने सारे इंसानों का जैसे नी का अलाइनमेंट स्टडी किया, उसके अकॉर्डिंग हमने पार्ट्स बनाए, उसमें लगाए। लेकिन फिर भी 1 से 2% केसेस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे अलाइनमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं होना, या चलते चलते कई बार घुटने लूज पड़ जाना, बॉडी जो घुटना जो हमने फिक्स किया बोन के ऊपर वो लूज पड़ जाता है। या कई लोगों में इस घुटने को सीमेंट के साथ फिक्स किया जाता है, सीमेंट से रिएक्शन हो गया, बॉडी रिएक्ट कर गई नॉर्मली, जिसकी वजह से लाइसिस बोन कमजोर पड़ जाती है और उसकी वजह से लूज हो जाता है। तो 1 से 2% जो है केसेस फेलियर रहते हैं जिनको हमें दोबारा करना पड़ता है। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट मैं ये कहूँगा कि 98% इज ए वेरी वेरी गुड सक्सेस रेट। जो 2% हम उस 2% की वजह से 98 हमें पॉजिटिव सोचना है। और जो साइंस है विद टाइम प्रोग्रेस कर रही है, तो हम वी आर ट्राइंग टू अप्रोच दैट 100%। तो विद एवरी ईयर, विद एवरी पासिंग टाइम, मोर एंड मोर एडवांस्ड इम्प्लांट्स। जैसे मैंने बताया कि अब लेटेस्ट जो घुटनों में इन्वेंशन है कंप्यूटर नेविगेशन। अब कंप्यूटर नेविगेशन से हम पूरी बॉडी के अकॉर्डिंग अलाइन कर सकते हैं घुटने को। हम ऑन टेबल चेक कर सकते हैं कि अलाइनमेंट बहुत अच्छी हो गई है, तो उससे और एडवांसमेंट होगी। अब होता क्या है, 80% से 98% सक्सेस रेट जाने में आसान है, लेकिन 98 से 99 लाने में बहुत ज़्यादा फाइन एडवांसमेंट चाहिए, जिसपे बहुत ऑल ओवर द वर्ल्ड काम चल रहा है। और वी आर ट्राइंग टू अप्रोच दैट 100%। तो मेरे को लगता है कि उस 1-2% फेलियर के लिए हमें नहीं डरना चाहिए, और हमें पॉजिटिव सोच के साथ उस 98% की तरफ देखना चाहिए। और अगर किसी क्वालिटी ऑफ लाइफ सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड है नी की वजह से, तो उसको घुटने रिप्लेस कराने चाहिए। डेफिनेटली। व्हाट द लाइफ स्पैन ऑफ दिस सर्जरी, आई मीन ट्रांसप्लांट आफ्टर द सर्जरी? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। जैसे मैंने आपको बताया कि एडवांसमेंट होती जा रही हैं, तो मोर एंड मोर बेटर नी रिप्लेसमेंट आर कमिंग, द इम्प्लांट्स आर कमिंग। तो अभी जो हम क्लेम करते हैं तो ऑलमोस्ट 25 ईयर्स, 20 to 25 ईयर्स लाइफ स्पेन रहता है नी रिप्लेसमेंट का। लेकिन इजी रहता है, कोई इश्यूज नहीं होते। नहीं।
ओके, उसके बाद ही मतलब बार बार हमें जैसे डॉक्टर्स के पास जाना होता है, रेगुलरली नहीं जाना होता है, या कुछ पेन वगैरह, बट इट्स हमारे ओरिजिनल हमें घुटना मिल जाता है या दिक्कत होती है? ये भी एक अच्छा सवाल है। जब भी हमारी बॉडी में घुटना डलता है, हर मरीज को ये फीलिंग ज़रूर रहती है कि मेरी बॉडी में डिफरेंट पार्ट है। जैसे मैंने आपको बताया कि हर इंसान अब उस चीज़ को लेके कोई परेशान भी रह सकता है जिसको वो शायद डिससेटिस्फाइड रहे कि घुटना रिप्लेसमेंट भी सही हो गया, पेन भी चला गया, लेकिन उसको हमेशा फीलिंग जरूर रहती है कि मेरे यहाँ पे घुटने में कुछ डिफरेंट डला हुआ है। फील आता है, फील आता है। अदर देन दैट कोई इशू नहीं होता, दे कैन लिव ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ। और 20 ईयर्स तक मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हमारी घुटना प्रॉपर अलाइनमेंट में है और पेशेंट एक्सरसाइज करता है और कुछ प्रिकॉशंस, जैसे हम कहते हैं कि आलती पालती मार के नहीं बैठना है, अगर वो प्रिकॉशन ली जाए तो हाँ, आजकल देखो ऐसे घुटने आ गए हैं जिसमें हम आलती पालती मार के बैठ सकते हैं, क्योंकि इंडियन कल्चर में आलती पालती मारना बहुत सिटिंग क्रॉस लेग इज़ वेरी वेरी कॉमन। तो आजकल ऐसे नीज आ गए हैं जिसमें हम क्रॉस लेग बैठ सकते हैं, लेकिन क्रॉस लेग बैठने से डेफिनेटली नी के अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है और इम्प्लांट की लाइफ कम होती है। तो अगर वो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें तो इसकी लॉन्जेविटी और बढ़ सकती है। डेफिनेटली, टॉकिंग अबाउट लाइक न्यू टेक्नोलॉजीज एंड आपके मुझसे बहुत ज़्यादा हम बार बार सुन रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें आ गई, वी आर लिविंग इन 20th सेंचुरी एंड हमारे पास बहुत सारा, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर दैट, लाइक टेक्नोलॉजी लाइक न्यूरो मॉनिटरिंग, ओ आर्म नेविगेशन एक्सेट्रा। जब हम सर्जरी, ये टाइप की सर्जरीज होती है, ये क्या चीज़ है? सबसे पहले तो ये बता दिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन पूछूंगी। देखो, जो न्यूरो मॉनिटरिंग है ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी एक टेक्निक है। जो अगर मैं ज़्यादा, जैसे हम बात करें रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन की बात करें, कमर के ऑपरेशन की, तो लोगों में बहुत कॉमन, ऑलमोस्ट 80% लोगों में ये भ्रम है कि हमने एक रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करा लिया तो उसके बाद तो हम पैरालाइज हो जाएंगे, हमारी टांगों की ताकत चली जाएगी और हम बेड पे बैठ जाएंगे। एक्चुअली रीढ़ की हड्डी वर्ड आते ही ना कोई दर्द हो रहा है, ओ माय गॉड, कहीं मेजर तो नहीं हो रहा। यस, एग्जैक्टली। तो लोगों में एक बहुत ये डर है, और ये डर गलत नहीं है। हाँ, सही ऐसा हो सकता है क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी में जो नसें होती हैं उससे हमारे हाथ और पैर चलते हैं, अगर उनमें कोई भी डैमेज हो जाता है तो ऐसा हो सकता है। एक तो वैसे अगर जैसे आज हमारे स्पाइन की स्पेशलिटी इतना एडवांस हो चुकी है, इवन विदाउट न्यूरो मॉनिटरिंग सर्जरीज आर वेरी वेरी सेफ, क्योंकि हम स्पाइन को आई विल हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो न्यूरो मॉनिटरिंग में क्या होता है, ऑपरेशन के दौरान हम एक मशीन लगाते हैं, हाँ, जिसको न्यूरो मॉनिटरिंग मशीन बोलते हैं। उसमें हम पूरे मसल्स में, हमारी जो हाथ होते हैं और टांगे होती हैं, सारे मसल्स में वायर्स लगाते हैं। और एक हम वायर लगाते हैं अपने सर पे, तो हम सर से करंट रन करते हैं और पेरिफेरी से अपने जो वायर्स लगे उसे पिक करते हैं। उससे हमें पता चलता है कि जो रीढ़ की हड्डी के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है वो सही काम कर रही है। तो जब हम ऑपरेशन करते हैं, आजकल ऑपरेशन में जैसे रीढ़ की हड्डी में हम स्क्रू डालते हैं, या उस पर नसों पे से प्रेशर हटाते हैं, या जो कमर टेढ़ी हो जाती है उसको सीधा करते हैं, उस टाइम पे अगर कोई हमें लगता है कि नसों के ऊपर दबाव आ रहा है या नसों को डैमेज हो रहा है, तो हमें इमीडिएटली पता चल जाता है, वो मशीन इमीडिएटली पिक कर लेती है कि कोई ना कोई ऑपरेशन में दिक्कत है। हम नस के पास भी पहुंचते हैं तो वो मशीन में सिग्नल आ जाता है। तो उस टाइम पे अगर हम उस स्टेप को रिवर्स कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट ये सर्जरीज 99% सेफ हो जाती हैं। तो जैसे मैंने बताया कि आज हम रीढ़ की हड्डी को इतने अच्छे से समझ चुके हैं, उसकी एनाटॉमी को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, और साथ में न्यूरो मॉनिटरिंग एक एडेड एडवांटेज है, जिससे लोगों में जो भ्रम है कि हमारी नसों को कोई डैमेज ना हो जाए, वो नसों को हम कॉन्टिन्यूसली ड्यूरिंग ऑपरेशन के दौरान मॉनिटर करते रहते हैं, ताकि नसों को कोई भी डैमेज ना हो। डेफिनेटली डर रहता है कि कहीं एक भी नर्व पे कुछ होता है तो दिक्कत होती है। तो ये न्यूरो मॉनिटरिंग ऐसी टेक्निक है जिससे पेशेंट का, सर्जन का और सारी सर्जिकल टीम का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि उनको पता है कि नसें तो कंटिन्यूसली मॉनिटर हो रही हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम, हम नस के आसपास जाते हैं या कुछ भी प्रॉब्लम होती है, इमीडिएटली हमें पता चल जाएगा। और ऑपरेशन जब खत्म हो जाता है तो हम बिफोर, जैसे हम कहते हैं ऑपरेशन टांके लगाने से पहले एक बार फिर चेक करते हैं न्यूरो मॉनिटरिंग से कि एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ सही चल रहा है, तो ताकि जब पेशेंट बाहर आता है तो वी आर ऑलमोस्ट लाइक 100% कॉन्फिडेंट दैट एवरीथिंग इज फाइन। साइड इफेक्ट तो नहीं होता? न्यूरो मॉनिटरिंग का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसकी बहुत स्टडीज हो चुकी हैं कि न्यूरो मॉनिटरिंग जब हम सिग्नल रन करते हैं, बाद में मरीज को इसका कोई ना उसे याद रहता है, ना कोई मसल पेन, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ओके, आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन, मतलब बट ऑफ कोर्स यू आर एक्सपर्ट इन स्कोलियोसिस सर्जरी, राइट? सो व्हाट इज दैट? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्कोलियोसिस क्या है? स्कोलियोसिस को हम आम भाषा में कुबड़ कहते हैं। ओके। तो इसमें अगर हम वैसे बात करें एक जनरल पब्लिक के लिए, कि कमर पीछे एक ऐसे कुबड़ निकल आता है, लेकिन अंदर क्या होता है, नॉर्मली अगर हम स्पाइन को पीछे से देखें तो ये बिल्कुल सीधी होती है। स्कोलियोसिस में ऐसे एक तरफ कर्वेचर हो जाता है,
ये एक तरफ टर्न कर जाती है, पर एक्चुअल में अब हमें पता चल गया कि ये एक तरफ कर्वेचर नहीं, ये पूरी ऐसे घूम जाती है। इट्स ए 3 डायमेंशनल डिफॉर्मिटी, जिसमें स्पाइन पूरी घूम के और ऐसे हो जाती है, जिसकी वजह से एक तरफ से कोबड़ निकल आता है। जो इसके साथ की रिब्स होती हैं, पसलियां होती हैं, वो भी इसके साथ घूम जाती हैं और पीछे कुबड़ एक निकल के आता है, जिससे बहुत एबनॉर्मल डिफॉर्मिटी हो जाती है। और इसके बहुत ज़्यादा आफ्टर इफेक्ट्स या साइड इफेक्ट्स होते हैं। ऑफ कोर्स इससे एक तो कॉस्मेटिकली के इंसान का दिखने में बड़ा भद्दा लगता है, और इसका क्योंकि बच्चों में ज़्यादा होती है, तो बच्चों पे साइकोलॉजिकल इफेक्ट बड़ा पड़ता है, उनको लगता है हम नॉर्मल नहीं हैं, तो उसके कारण कई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उनमें आती हैं। और इसका एक एंगल होता है जो हम मेजर करते हैं कि कितना टेढ़ा हो गया है, उसको कॉब्स एंगल बोला जाता है। अगर कॉब्स एंगल 50 डिग्री से ऊपर चला जाता है तो ये उम्र के साथ बढ़ता ही रहता है, और एक बार ये 70-80 डिग्री क्रॉस कर जाता है तो ये हमारी सांस लेने की में भी हमें दिक्कत, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। और 90-100 डिग्री के बाद हमें ये जो हमारी आंतें होती हैं, जो एलिमेंट्री के नाल होती है, उसके ऊपर प्रेशर की वजह से खाने में भी दिक्कत आने लग जाती है, और तब इसका ऑपरेशन करना भी थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो इसलिए इसके बारे में जानकारी होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इसको हम जितनी जल्दी पकड़ पाएँ और जितना जल्दी हम इसका ऑपरेशन या नॉन ऑपरेटिव मेथड से इसका इलाज किया जाए, उतना इसका सक्सेसफुल रेट अच्छा होता है। बच्चे का जब ग्रोथ स्पर्ट आता है, अगर हम देखें बच्चा, जो लड़कियों का ग्रोथ स्पर्ट 10 से 12 साल की उम्र में आता है और लड़कों का 12 से 14 साल, जब वो एकदम ग्रो करते हैं, उस टाइम पे रीढ़ की हड्डी एकदम टेढ़ी हो जाती है और कोबड़ निकल आता है। तो और जब जैसे जैसे बच्चा 18-19 साल तक ग्रो करता है तो ये टेढ़ापन बढ़ता जाता है। लेकिन अगर इसका एंगल 40 डिग्री से कम रहता है, जैसे कोई बच्चा पूरा ग्रो कर गया, उसकी ग्रोथ पूरी होगी 20 साल पे, और एंगल 40 डिग्री से कम है, तो आमतौर पे ये आगे ग्रो नहीं करता है। लेकिन अगर ये 50 डिग्री से ऊपर चला जाता है एंगल, तो बच्चे की ग्रोथ रुकने के बाद भी ये बढ़ता जाता है। इसलिए इसका इलाज जो है वो जल्दी किया जाता है, क्योंकि बच्चों में एक तो इसका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। इसमें हम करते हैं इसको सीधा करके जोड़ते हैं, तो हड्डी सीधा होने का फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होती है बच्चों में, स्पाइन सीधी होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, और उस पोजीशन में जुड़ने का चांस अच्छा होता है, तो सक्सेस रेट बहुत अच्छा होता है। और एक बार सांस की दिक्कत आना शुरू हो जाती है तो ऑपरेशन, क्योंकि बड़ा ऑपरेशन होता है, तो ऑपरेशन में भी दिक्कत आने का चांस होता है। इसलिए इसको जितना जल्दी पकड़ के इसका इलाज किया जाए, इनफैक्ट अगर हमें ये कम मिल जाता है, मान लो कि बच्चे का एंगल अभी 25 डिग्री ही है, तो हम इसको सिर्फ एक सिंपल ब्रेस दे के भी 40 डिग्री से ऊपर जाने से रोक सकते हैं। ऐसा नहीं कि मेरी बातों से आपको लगे कि शायद स्कोलियोसिस जिसको भी ऑपरेशन की ज़रूरत है, ये मोस्ट ऑफ लोगों को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती, प्रोवाइडेड इसका इलाज सही टाइम पे हो जाए। थैंक यू सो मच, बहुत सारी जानकारी मिली आपसे आज स्टूडियो में, थैंक यू सो मच। धन्यवाद बहुत बहुत मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, ताकि मैं ये नॉलेज अपने दर्शकों के साथ शेयर कर सकूं। थैंक्स अ लॉट।